जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट टाइम तो सीधा थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने एसओसी जो है वो देखे थे। उससे पहले एक का टॉपिक इस पे रह गया था, वो मैं करवाना। हम लोगों ने स्लाइस और ये सारी चीज़ें देखी और हमने कहा कि LUTs होते हैं और LUTs में हमारा सारा जो भी कोडिंग होती है वो LUT में जाती है, यानी कि उसका ट्रुथ टेबल बनता है और ट्रुथ टेबल की वैल्यूज जो है LUT में जाती है और फिर जो है वो हम उससे वो आगे फंक्शन इंप्लीमेंट होता है। जो भी फंक्शन होता है वो बेसिकली उसका ट्रुथ टेबल जो वैल्यूज होती हैं वो LUT में और आगे जो सिलेक्शन लाइन होती है उसकी वो जो इनपुट्स होती हैं वो होती है। एडर हमने बनाया था और इस एडर में हम लोगों ने ये देखा था, सिंप्लीफाइड वर्जन जो है उसका ये था कि इस एडर में एडिशन के लिए हमें दो एक्सॉर चाहिए, एक ये और एक हमारे पास जो है कैरी के लिए ऑप्शन है वो ये मल्टीप्लेक्सर लगाता है, जिसमें इस एक्सॉर गेट को हम डायरेक्टली इसकी सिलेक्शन लाइन में देते हैं और एक कोई भी इन दोनों में से कोई एक वायर को हम लोग डायरेक्ट जो है वो 0 वाले सब लगा देते हैं, सी जो है वो 1 से आगे। तो ये एडर का सर्किट हम लोग ने पीछे 2-3 लेक्चर पहले ये किया और ये हमने देखा कि इसमें ये एक्सॉर और ये चीज़ बिल्ड इन होती है हमारे पास FPGA में, जिसको हमने एडर कैरी लॉजिक कहा था कि वो बिल्ड इन होती है। ये जो एक्सॉर है ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सॉर को हम लोगों ने लुकअप टेबल में बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? मैं कहूँगा जी एक्सॉर को LUT में सेव करवाना है, उसकी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट जो एक्सॉर टेबल बनाएंगे एक्सॉर का 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 1 1 0। ये वाली जो चीज़ है ये A और B दो सिलेक्शन लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो सिलेक्शन लाइन है और जो लुकअप टेबल में जाएगा वो ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी कि ये हमारे पास स्लाइस है। स्लाइस में एक्सॉर जो है एक एक्सॉर हम LUT में बनाएंगे, दूसरा एक्सॉर हमारे पास ये होगा, ठीक है। और क्या चीज़ चाहिए थी? कैरी। तो कैरी की जो लॉजिक है वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। तो ये एक लाइन डायरेक्टली आ रही है NAND गेट के ऊपर से, ये जो लाइन आ रही है डायरेक्टली यहाँ पे 0 के साथ कनेक्ट होगी और दूसरी सी नीचे आने की है उसके साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कैरी आउट की लॉजिक आएगी, ठीक है। इसका जो आउटपुट निकलेगा वो इसकी सिलेक्शन लाइन में जाएगा। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम की। ये मल्टीप्लिकेशन का मैंने कहा था कि मैं बाद में करवाऊंगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं होती कैसे, ठीक है। मैंने 4 बिट्स को 2 बिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक नंबर हमारा 4 बिट का है, दूसरा नंबर 2 बिट का है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो सबसे पहले क्या होगा? B0 A0 के साथ फिर B0 A1 के साथ, फिर B0 A2 B0 A3 फिर नेक्स्ट टाइम में आ जाएंगे तो सबसे पहले 0 जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हमने किया, फिर B1 A0 के साथ, B1 A1 के साथ एंड सो ऑन। अच्छा, अब लॉजिक में या DLD में डिजिटल सिस्टम में दो बिट्स को अगर मल्टीप्लाई करवाना हो तो एंड गेट यूज होता है, ठीक है। 2 बिट्स के लिए खाली, अगर 2 बिट से ज़्यादा चीज़ आ गई तो फिर वो उसमें एंड गेट से हमारा काम नहीं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कराना है, 0 0 की मल्टीप्लाई कराओगे आंसर क्या आएगा? 0 0 1 की 0 1 0 की और 1 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 रिजल्ट, ठीक है। तो ये इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंड, ठीक है। ये जो ये वाले सारे अब काम रह गया इन दोनों को ऐड करवाने का। ऐड करवाने का काम जो है वो उसको पहले बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये एक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट में क्या होगा? ये हमारे पास ये वाली चीज इंप्लीमेंट की है, A0 B0 इसको ऐड करवाना है 0 के साथ। तो A0 ये आया हुआ है, B0 यहाँ से आया, ये ऐड हो गया, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि ऐड जो है और दूसरी किसके साथ ऐड करवाना है? 0 के साथ। तो ये डायरेक्टली
P0 आ जाएगा हमारे पास, ये पहली वाली का। ठीक है, अब आगे वाला करना है। आगे वाला क्या है, A1 B0 A0 B1, इन दोनों, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास A0 B1। ठीक है, यहाँ से A0 आ रहा है और दूसरा क्या है B1। तो ये गेट जो है A0 B1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये जो अगला है ये इसको A1 B0 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। A0 B1, अब इन दोनों को फिर ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह से और सारी चीजें। अब ये तो एंड गेट है, ये जो एडिशन है ये जो पीछे अभी हमने पढ़ा है वही वाला होगा। फुल एडर जो हमने इम्प्लीमेंट किया ये वही होगा। ठीक है, इसका जो कैरी निकला वो अगले में। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी एक्सॉर लगा हुआ था, ये कैरी वाली लॉजिक। और एक और अगर हमने कहा था कि LUT में है, उससे पहले ये काम भी करा। ठीक है, ये वही काम हो रहा है A0 B1 और A1 B0। ठीक है, तो उन दोनों का रिजल्ट जो है वो एक्सॉर होके आके रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से ये वाला क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने एडिशन के लिए यूज किया, ऐड के लिए यूज किया। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 ऐड लगेंगे, लेकिन अब वो ऐड कहाँ आएंगे वो हम देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फिर आ रही है, ये एडिशन फिर आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2 बिट्स की खाली मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन ये दो। अच्छा, अब इसमें से कुछ रिसोर्सेज हमने कहा कि एडिशन के लिए अवेलेबल है हमारे पास। ये अवेलेबल है रिसोर्स, ये अवेलेबल है, ये एंड गेट भी अवेलेबल है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी जो नहीं है वो ये दो एंड गेट और ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास आपके लिए। तो इसको किधर बनाना है हमने, लुकअप टेबल में बनाना है। अब इसको मैं कहूँगी लुकअप टेबल में बनाए तो कैसे बनाएंगे, किसकी आउटपुट कैसे एंड की होती है जी 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 1। ये वाली सेव करवाऊंगा मैं। हाँ जी, इसमें क्या लुकअप टेबल में क्या चीज सेव होती है, एक बिट की आउटपुट एक लोकेशन पे सेव होती है। इसकी लॉजिक कैसे बनाएंगे, एक बिट की आउटपुट एक लोकेशन पे लॉजिक कैसे बनेगी, ये तो हमें और बिट वाला यूज करना पड़ेगा, तीनों को कंबाइन करके एक लुकअप टेबल में बनाना। कैसे बनेगा 4 बिट वाला, हाँ 4 बिट लुकअप टेबल हमने पढ़ रहे हैं 4 बिट के लिए ना। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, दोनों ऐड तो हमें पता है ना, साइज एक ही है सर, दो ऐड तो मिल गया ना, दो ऐड तो पता है, तो दोनों का एक्सऑर लेके जो आंसर है वो जो एक्सऑर लेके आंसर आएगा वो सेव करवाना है। ये कितनी इनपुट्स आ रही हैं इसमें, इसकी कितने लोकेशन बनेंगी, 16 लोकेशन। ठीक है, 4 इनपुट के लिए 16 लोकेशन बनता है। ठीक है, 2 की पावर n होता है, फिर 2 की पावर 4 है, तो हो गया 16 लोकेशंस है हमारे पास। अब LUT में क्या चीज सेव करें, खाली एक्सॉर में LUT में मैंने क्या सेव किया 16 लोकेशन था हमारे पास है। हां, तो नहीं ना, ऐड और एक्सेलेरेटर क्या मैं 0 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर आगे एक्सॉर की क्या होती है 1 0 1 1 0, ये होती है एक्सॉर की। अब इसको कैसे सेव करें, मैंने जो आपको कहा था कि जो ये दोनों ऐड है ना, उनकी जो आउटपुट है एक्सॉर के बाद है वो एक्सॉर के बाद जो आउटपुट आएगी वो सेव करवाएंगे। कैसे करवाएंगे सर, दोनों ऐड के एक्सॉर लेंगे, जो आउटपुट आ रही है फर्स्ट में 0 आता है, फर्स्ट में भी 0 आएगा, सेकंड में भी 0, थर्ड में भी सारे 0 आ रहे हैं, सारे 0 आ रहे हैं। बोर्ड ठीक रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे करना क्या है।
देखिए ये एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन बनाएगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन है जी ए एन डॉट बी एन प्लस वन। ये क्या हो रहे हैं इसके साथ? बी एन पहले मैं देखता हूँ डॉट ए एन प्लस वन। इस फंक्शन की अगर मैं बताऊं टोटल कितनी कॉम्बिनेशन हो सकती है? 16 कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू इसकी 0 रखो, इसकी 0 रखो, इसकी 0, इसकी 0, एक आउटपुट आएगी। उस तरह की 16 कॉम्बिनेशन बना के हमने जो वैल्यू आउटपुट आएगी वो रख देंगे। जैसे कि मैंने बोली 0 0 है, इसकी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इन दोनों को एक्सऑर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0 ऐड करोगे 0, 0 0 ऐड करोगे 0, एंड पे क्या आएगा? 0। सही है, ये एक कॉम्बिनेशन बनाई है। इस तरह पे क्या करेंगे हम? 0 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 1 1, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, और उनकी आउटपुट जो है आपस में एक्सऑर भी होगी। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ 16 कॉम्बिनेशन। ये 4 बिट है, 4 बिट की कॉम्बिनेशन 16 बन सकती है। तो ये जो आउटपुट आएगा उसको लुकअप टेबल से। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछा जाए आपसे कि इस LUT का कंटेंट बताएं कि क्या क्या LUT में सेव होगा, तो आपने पूरा टेबल बनाना है। टेबल के बाद जो आउटपुट आएगी उसको बताना है कि ये LUT में है। ठीक है, और हो सकता है एक LUT में पूरी ना आए, यानी मैं कहूँ कि 5th बिट भी आ रही है किसी चीज़ की, तो उसके लिए वही जो मल्टीप्लेक्सर वगैरह वो काम करना। उस केस में आपने बताया है कि ये वाला LUT 1 में जाएगा, ये वाला LUT 2 में जाएगा। ठीक है, उस LUT का अपनी मर्जी से आप नाम LUT 1 LUT 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी हो गई है पूरी। ये हमने जो एडिशन देखा था, ये एडिशन, इसमें यहाँ से हम कहते थे एक एक्सऑर की 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट हमने यहाँ से इसको। ठीक है, अब अगर हम ये वाली पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो ये वाली पोजीशन कब आएगी? जब ये एंड पे आएगा। ये वही एंड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली यहाँ वाली आउटपुट। अच्छा, अब हम लुकअप टेबल में से कोई वायर नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। इसके लिए भी हमें ये एंड गेट लगाना होगा। ठीक है, उसमें तो क्या वैल्यू दे दी हमने, अब उसमें से दरमियान में निकाल रहे उसके लिए इसमें जाके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड गेट से प्रॉब्लम आ गई। इस LUT में जो हम पढ़ रहे हैं 16 आ सकते हैं, वो इनपुट पे डिपेंड करता है। LUT की इनपुट देखनी है, हम जो पढ़ रहे हैं वो 4 इनपुट LUT देखना है। ठीक है, तो 4 इनपुट, जितनी इनपुट होंगी 2 की पावर इनपुट जो है वो उतनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो सकता है जिस तरह मैंने एग्जांपल में करवाया था, एग्जांपल में मैंने 2 इनपुट LUT आपको पूरा टेबल बना के दिखाया है। तो उस केस में कितनी इनपुट आ सकती है? 4 इनपुट, 4 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, 4 वैल्यूज आ सकते हैं। बाकी सारे जीरो नहीं, वो है, मैंने बोल दिया कि LUT 2 इनपुट LUT, उसमें तो आ ही नहीं 4। वैसे अगर फोन बोर्ड हमारे पास 4 है और इनपुट 2 आ रहा है तो बाकी 0 होंगे, आप जा ही नहीं सकते वहाँ पे। आपने 2 इनपुट, ठीक है, एक इनपुट बढ़ने पे पूरा LUT बड़ा हो जाएगा, मतलब दूसरा LUT भी। और ये जो LUT होते हैं ये फिक्स नहीं है किसी डिवाइस, मतलब डिवाइस टू डिवाइस फिक्स है। स्पार्टन 3 में ही
आपको 4 इनपुट मिलेगा, लेकिन जो स्पार्टन 6 से 7 है उसमें आपको 5 इनपुट एलईडी मिलते हैं। ठीक है, तो एलईडी की इनपुट ज़्यादा होना मीन्स कि वो ज़्यादा फंक्शन सेव कर सकता है, वो फंक्शन को तोड़ेगा नहीं, कहीं तोड़ के नहीं रखेगा, तोड़ के नहीं रखेगा तो प्रोसेसिंग डिले जो है वो कम हो जाएगा, वहीं से एक ही जगह से रैम है ना, अब डिफरेंट रैम से वैल्यू आ रही है तो टाइम लगता है, एक ही रैम में से वैल्यू आ रही है तो टाइम कम लगेगा हमारे पास। तो ये वो हो जाएगा, ठीक है। अब इस एलयूटी में जब एडिशन कर रहे थे तो हमने खाली एक्सओर गेट से सेव करवाया, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक एक्सओर और 2 एंड गेट, उनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो सेव करवाएंगे, ठीक है। तो 4 इनपुट डायरेक्ट आएगा, अब ये वो नैंड गेट लगा हुआ है, देखिए तो 2 इनपुट आ रही है और इसमें इनपुट जो है वो डिफाइन की हुई है D1 एंड D2 वाली इनपुट है, जो यहाँ से आएंगी 1 एंड 2 वाली, वो वाली इसके साथ है, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली जो है वो कनेक्टेड है, खैर कोई भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम रिजल्ट है, ठीक है। तो ये वो एडर कैरी और बाकी लॉजिक साथ में, ठीक है। ये मैंने करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, डबल डाटा रेट भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। ये स्लाइड्स नहीं करनी आपको, स्लाइड 26 से आगे, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड बताया हुआ है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट होता है हमारे पास, जैसे कि LPTTL जो है इसमें कुछ और स्टैंडर्ड होगा, बाकी में कुछ और होगा, तो इसको याद नहीं करना, ठीक है। ये डिफरेंट कनेक्टिविटी इनपुट आउटपुट के स्टैंडर्ड, ठीक है। PCI है, PCI जो है वो पेरिफेरल बस इंटरफेसिंग होती है हमारे पास, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड उसने बताया कि इतने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, तो हर इनपुट आउटपुट का एक अपना स्टैंडर्ड होगा। बाद इसको रहने दें, इंटरकनेक्शन है, ये कौन से इंटरकनेक्शन है, ये वो इंटरकनेक्शन है जो कि आपके CLBs को आपस में भी कनेक्शन करेंगे और किसी इनपुट आउटपुट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, जैसे कि ये इनपुट आउटपुट है, इसमें कनेक्ट होना है इस CLB का, तो ये एक स्विच मैट्रिक्स लगा हुआ है जिससे वो कनेक्ट होगा, फिर उससे कनेक्ट होकर फिर दूसरे पे जाएगा, तो ये रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए बेसिकली स्विच मैट्रिक्स, स्विच मैट्रिक्स होता किस तरह का है, और यहाँ पे ये इस तरह का, ठीक है, ऐसा स्विच मैट्रिक्स। तो जिस पॉइंट ने जिसके साथ कनेक्ट होना है हम वो वाला स्विच ऑन कर देते हैं, बाकी ऑफ रहती है, जैसे कि A जो है वो 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास A है, ये 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस स्विच को ऑन कर देते हैं जो वाला आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लायर्स के साथ और ब्लॉक रैम के साथ भी स्विचेस लगे होते हैं, ताकि उसने अगर CLBs के साथ कनेक्ट होना है तो वो भी स्विच मैट्रिक्स के थ्रू ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर इसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये लगे होते हैं इंटरकनेक्शंस, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आखिरी 20 स्लाइड्स मैंने बताई। अच्छा, उसके बाद इधर गया, ये स्लाइड्स हम देख रहे थे, इसके साथ थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। ये क्या होता है, अच्छा ये है SOC से रिलेटेड, ठीक है। SOC क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप आइडिया है क्या होता है सिस्टम ऑन चिप, CPU एक ही चिप पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक PCB होगी, उस PCB में हमारे पास CPU भी लगा होगा अलग जगह पे, फिर हमारे पास मेमोरी अलग जगह पे लगी होगी, और GPU और बाकी इनपुट आउटपुट, तो ये तमाम चीज़ें जब एक चिप के अंदर मिल जाए तो सिस्टम ऑन चिप कह देते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑन चिप के फायदे जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे हम देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडवांसमेंट जो है वो हमारे पास सिस्टम में कैसे आई, वो उसको देख लेते हैं कि मूर्स लॉ
ये डिफाइन करता है, ये बताता है बेसिकली कि हर 2 साल बाद जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है आपके एक चिप के अंदर वो डबल हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि उतना एरिया में ही आपके पास नंबर ऑफ गेट्स डबल हो गए। गेट डबल होने का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा गेट से ही बेसिकली आपके जितने सीपीयूज बनते हैं और मेमोरी भी गेट से ही बनती है आपकी, तो मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है आपकी और प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। तो मूर्स लॉ ये बोलता है और यही होता आ रहा है। अब थोड़ा सा सिचुएशन आ गया, लेकिन ये होता गया हमारे पास प्रोसेसिंग पावर जो है वो उतनी बढ़ती जा रही है, हर 2 साल बाद जो है डबल हो रही है। उसके बाद एडवांसमेंट क्या है कि जो हमने एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स सिंगल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स हैं वो भी पावरफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती जा रही है। पहले वही एल्गोरिदम जो है 80% एफिशिएंसी दे रहा है, तो अगले साल वो 90% एफिशिएंसी देने लग होगा। तो एवोल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स भी हो रहे हैं। ठीक है, ये सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड हम बताएंगे कि एफईसी जो है ये कोडिंग कम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास एज डिटेक्शन अगर हमने करनी है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो इमेज है उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, एज से डिफाइन हो सकता है। तो उसमें एडवांसमेंट आ गई है बहुत ज़्यादा, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है और वॉइस कोडिंग में। ठीक है, ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद इमरजेंस हुई है डिफरेंट फील्ड की आपस में कम्बिनेशन। ठीक है, अब आप देखो तो आपके पास जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में कोई एक फील्ड नहीं यूज हो रही होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज हो रही होगी, उसके अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग भी हो रही होगी, उसके अंदर कम्युनिकेशन भी यूज हो रही होगी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी उसमें यूज होने लगी है। तो हमारे पास एक सिस्टम में मल्टीपल फील्ड जो है वो आ गई। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल देंगे। अच्छा, सिस्टम ऑन चिप क्या होता है, अभी हमने बता दिया कि एक ही सिस्टम में आपके पास ये तमाम चीज़ें, प्रोसेसर है, पेरिफेरल्स हो गया, और क्या है जी, एक्सेलरेटर, हार्डवेयर एक्सेलरेटर, ये जो है हमारे पास एक ही चिप के अंदर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जो पीसीबी के रौले थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन वरना क्या होता है, पीसीबी के अलग इश्यूज होते हैं। पीसीबी बनाना भी एक प्रोसेसिंग, एक टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है। ठीक है, तो अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कोशिश करूँगा यार, मैं एक तरीका ये है, मैं एक कन्वेंशनल वे में जाऊँ। उसमें क्या होगा, मैं पहले डिसाइड करूँगा यार मुझे प्रोसेसर चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए और फिर मुझे इनपुट आउटपुट में ये कनेक्शन चाहिए, पीसीआई चाहिए, यूएसबी चाहिए, वीजीए चाहिए, कौन कौन सी मुझे पोर्ट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया तो फिर मैं कहूँगा अच्छा यार, अब जो है ना, मैं इसकी पीसीबी बनाता हूँ जिसमें सीपीयू रखूँगा, फिर मैं उनको आपस में कनेक्ट करूँगा सारी चीज़ों को, तो ये प्रोसेस टाइम गिनेंगे। उसके बजाय में दूसरी अप्रोच ये है कि एक सिस्टम ऑन चिप में एक डिवाइस खरीद लूँगा जिसपे सिस्टम ऑन चिप जो है वो बनी बनाई है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मॉड्यूल मुझे चाहिए मैं अभी कोडिंग में उसको बताऊँगा कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, उसके साथ कनेक्ट कर। तो वो जो पीसीबी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कि मैंने पीसीबी बनानी है, खरीदनी है, लगानी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है सिस्टम ऑन चिप का। इससे आपका काम जो है एक्सेलरेट हो जाता है, जल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हार्डवेयर डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एक तो एरिया जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एरिया में हम कहते हैं कि हमारा हार्डवेयर बनना है चाहिए। दूसरा हार्डवेयर कंस्ट्रेंट ये हो सकता है कि हमें थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और थ्रूपुट आता है पैरेललिज्म से, या हमें पाइपलाइनिंग जो पड़ी है उसके थ्रू हम थ्रूपुट अपना बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रीप्रोग्राम हो सके हमारा जो भी हम कर रहे हैं, और लो पावर कंजम्पशन होनी चाहिए। ठीक है, लो पावर पे वो चल जाए।
लास्ट चीज देखें, टाइम टू मार्केट। ठीक है, इसमें एसओसी बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उसके जो बीच में टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है, तो मे भी उस तरह के 10 प्रोडक्ट्स और आ जाए तो आपको वो टाइम, आपका वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि 10 और आ गए, कंपटीटर आ गए आपके पास। तो एसओसी में क्या होता है, वो आपका जो बीच वाला टाइम होता है कि मैंने पीसीबी बनाने देना है, फिर वो आगे उनके पास टाइम लगेगा, फिर वहाँ से शिपिंग होगी एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा प्रोसेस बीच में आते हैं, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या मंगवानी है एसओसी, प्रोग्राम करनी है, मार्केट में भेज दो। ठीक है, तो फॉरन मार्केट में आपकी डिवाइस जो भी प्रोडक्ट है वो चला जाएगा। तो व्हाट कुड बी सॉल्यूशन ऑफ रैपिड। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन है इसमें आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों को मैंने सीपी दी थी, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना था, सी प्रोग्राम लिखना था जिसमें आपने फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ऊपर ऊपर से देखते हैं, आप बहुत इंटरनली नहीं जाते कि यार क्या क्या लगा, कौन कौन सी हार्डवेयर लगा, ये चीज़ें नहीं देख रहे थे। आप देख रहे होते हैं इनपुट में आना है, क्वेश्चन सर मल्टीप्लाई होना है, ऐड होना है और रिजल्ट मिल जाना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आई, नेक्स्ट इनपुट आई, वो शिफ्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन हुई, एडिशन हुई और वापस बाहर निकल गया। तो ये एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम जो है उस चीज़ को देख रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने मल्टीप्लायर यूजर है, कितने एडर यूजर है, क्या क्या यूजर है, वो हमें नहीं देखना। तो ये सी और सी प्लस प्लस और सिस्टम सी ये एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। दूसरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम सिमुलिंक के थ्रू जो है वो अपना मॉडल बनाते हैं। सिमुलिंक आप लोगों ने यूज़ किया होगा लैब्स में, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है वो टूल्स रख के एक अपना सिस्टम बना सकते हैं और उसकी फिर आउटपुट आप वेरिफिकेशन करेंगे। और जो तीसरा है वो हमारे पास है आईपीस। ठीक है, आईपीस के थ्रू भी हम अपना सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, आपके डिफरेंट आईपीस अवेलेबल होती हैं Xilinx के अंदर, जैसे कि FIR फिल्टर की भी एक आईपी अवेलेबल है। उस आईपी में आप दोगे जी मुझे इतने टाइप का फिल्टर चाहिए, ये कोफिशिएंट्स है उसके, और इतनी इनपुट और इतनी आउटपुट चाहिए। ठीक है, जो मैंने स्पेसिफिकेशन आप लोगों को प्रोजेक्ट में दी थी कि ये स्पेसिफिकेशन है, आप खाली वही स्पेसिफिकेशन उसको देते हो, वो पूरा कोड बीच में लिखना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करके आपको आउटपुट दे देते हैं। अब उसके अंदर क्या है वो ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। हमें जो रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से हमें इनपुट दिए और आउटपुट मिल गई, तो एक फिल्टर हमें बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं आईपीज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती है Xilinx में, बहुत ज़्यादा आपके पास Xilinx में भी आप देखोगे बनाया ब्लॉक रैम बनाई आपने, उस ब्लॉक रैम वो आईपी है। इसी तरह डीएसपी, उसके अंदर डीएसपी में जाके देखो तो ये आशा आपके पास जो है आईपीज अवेलेबल होती है। ठीक है, फिल्टरिंग से तो आपने क्या करना है, उसको इंस्टेंसिएशन करनी है, आपको वो ब्लॉक की सेटिंग करनी पड़ती है पहले। ठीक है, वो विजर्ड्स के थ्रू आपको सेटिंग करवा देता है कि ये होगी। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट होता है आपका, उस प्रोजेक्ट में वो बना देता है उसको। आपने क्या करना है, आपने उसकी इनपुट्स देखनी है, आउटपुट देखनी है और अपने प्रोजेक्ट में उसके इंस्टेंसिएशन करवाना है। इंस्टेंसिएशन किस तरह करवाते थे हम लोग, नाम लिखते थे और कॉपी का नाम, कॉपी नेम, जो भी आप उसके इंस्टेंस का नाम रखना चाह रहे हैं, इनपुट और आउटपुट देते थे। ठीक है, बाकी का बीच में क्या आ रहा है वो हमें नहीं पता था। ठीक है, ना ही हमें ज़रूरत होती है वो जानने की, क्योंकि हमें तो वो चीज़ चाहिए, आउटपुट चाहिए बस उससे। तो ये तीन बेसिक आपके पास, और चौथा जो है FPGA जो हम प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं वेरिलॉग में वो। ठीक है, तो ये तीन ये है, और चौथा जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्टर होते हैं सिस्टम ऑन चिप को प्रोग्राम करने। ठीक है, ये कह रहा है कि ये SoC में अगर आप करते हैं तो बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल से हम बच जाते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, उस चीज़ से जो है वो
पाए जाते हैं। नहीं, वो इतना आसान नहीं होता इसी में तो मतलब हाँ पॉसिबिलिटी है। नहीं एफपीजीए में भी पता था, रैम कंटेंट्स देख लें कि क्या क्या कंटेंट्स हैं रैम के अंदर, हम पता कर सकते हैं कि क्या किस तरह सर्किट बनते भी नहीं ना वैसे एफपीजीए में तो रैम एलयूटी है सारा, मतलब पॉसिबल नहीं। ठीक है, वही है बिट किसी ने ढूंढ ली तो वो बिट इंप्लीमेंट करके वो आपका पूरा काम कर सकता है। ठीक है, उसकी भी फिर इंटेक्शन टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिंगल चिप जो है वो आपके पास एक ही चिप में आपके पास प्रोसेसर भी है, हार्डवेयर एक्सीलेटर भी है, मेमोरी भी है, पेरिफेरल्स भी है, क्लॉक रिसोर्सेज भी हैं आपके पास। तमाम चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो एक डिजिटल सिस्टम के लिए वो एक ही चिप के अंदर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, एडीसी और अच्छा अब एफपीजीए बेस एसओसी में जो सबसे पहला स्टेप ये था कि आप बेसिकली सॉफ्ट कोर्स हम बोलते हैं जी, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सीपीयू बना सकते हैं। सीपीयू एक तो डेडिकेटेडली हार्डवेयर वाला बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि हम खुद अपना एक सीपीयू बनाएं और वो वेरिलॉग में बनाएं। ठीक है, सीपीयू का काम क्या होता है, वो आप मेमोरी से फैच करके लाओ, पाइपलाइनिंग करनी है तो पाइपलाइनिंग कर दो, एएलयू लगा होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि बताएगा कि इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, यही हो रहा है मल्टीप्लिकेशन जो आप लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम में देखी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मूव करना है यहाँ से इधर से उधर, इस रजिस्टर से इस रजिस्टर में, यही काम हो रहा है। तो ये सीपीयू सारा काम कर रहा है। तो वो सीपीयू आप जो है थ्रू सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने कोड लिखा और मैं जो है वो एफपीजीए पे बन कर, तो क्या हो गया, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कोर्स। ठीक, अब ज़ालिक्स वालों ने वो सॉफ्ट कोर हमें बना के आईपी की शक्ल में रख दी। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो ब्रेस। ठीक है, सॉफ्ट कोर है। तो ये माइक्रो ब्रेस की जो सॉफ्ट कोर है ये हमारे पास अवेलेबल होती है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट कोर्स हम यूज़ कब करते हैं, जब हमने ऐसा काम जो कि हम हार्डवेयर के थ्रू नहीं करना चाह रहे, वो हम थ्रू सॉफ्टवेयर करवा लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली वो काम होता है जो कि स्लो प्रोसेस होता है कि हार्डवेयर जो है डेडिकेटेड हार्डवेयर वो जल्दी तेज़ काम कर रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर करता है वो स्लो काम करता है। ठीक है, तो टाइम रहता है ना काफ़ी, 4 बजे। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कोर जो है हमारे पास अवेलेबल होती है, ये ज़ाइलिक्स वालों ने बना के दे दी है, लेकिन ये यूज़ होगी विद विवाडो, ज़ाइलिक्स आईएससी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है विवाडो। ठीक है, ये बेसिकली ज़ाइलिक्स जो है वो अब बंद हो गया, तो अब में तो जो है ज़ाइलिक्स का पुराना है, तो अब उन्होंने जो निकाला है वो विवाडो निकाला है। विवाडो के साथ और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं हमारे पास। आप लोगों को ये क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि जो किट्स हैं वो हमारे पास स्पार्टन 3 की पड़ी हुई है। स्पार्टन 3 की किट्स विवाडो के साथ नहीं चलती, ये पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, करना नहीं चाहिए था वैसे, कर होता तो बैक कंपैटिबल भी होना चाहिए था, लेकिन स्पार्टन 3 की किट्स जो है वो ज़ाइलिक्स के साथ चलती है, विवाडो के साथ नहीं चलती, तो इसलिए हम खैर ऑर्डर तो की हुई है हमने, वो आते आते इतना टाइम सर ये प्रैक्टिस सिर्फ विंडोज 7 पे होती है, हमारे पास ज़ालिक्स से विंडोज 10 पे कनेक्ट करते हैं, एरर दे देते हैं स्पार्टन के जी सर, इसलिए अगर लैब में कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, हमारे लैपटॉप पे कनेक्ट होती है, केबल एरर आ जाता है। विंडोज 7 के साथ सिर्फ विंडोज 7 के साथ कनेक्ट होती है। नहीं, सर विंडोज 10 पे कनेक्ट नहीं होती इसकी वायर, ये करके देखिए, सारे लैपटॉप्स हमारे पास विंडोज 10 पे है। वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। सर 7.14 ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ऐसी बात नहीं है कि विंडो 10 मैंने चलाया है, मैंने उसको चलाया। ठीक है, तो वो ड्राइवर का कोई इशू होगा, अदरवाइज वो इशू नहीं है। ठीक है,
चीज़ें सर्च करके हुआ करनी पड़ती हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जब होती है तो ऐसी होती है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हार्डवेयर के थ्रू जो जिस तरह वेरीलॉग में हम कर रहे थे, तो वो हार्डवेयर बनेगा हमारे पास। उसके बाद पैराफिल्स हैं, बसेस हैं। बसेस यूज होती हैं इंटरकनेक्शन के लिए कि मैंने एक रिसोर्सेज से दूसरे रिसोर्सेज से कनेक्ट करना है, तो मैं थ्रू बसेस करूँगा, या इनपुट आउटपुट करनी है तो मैं बसेस करूँगा। जैसे कि ये हमारे पास एक FPGA है, ठीक है, ये ब्राउन वाला सारा है। इसमें ये एक सॉफ्ट कोर दे दी है। सॉफ्ट कोर मींस के एक CPU दे दिया है, ठीक है, और थ्रू सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम होगा। तो इस PC को मैंने कनेक्ट करना है किसी और रिसोर्स के साथ, तो मुझे PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक के थ्रू मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोवेव्स के साथ, और फिर मैं आगे अपने किसी भी रिसोर्सेज के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकूँ। या मैंने बाय किसी मेमोरी के साथ कनेक्ट करना है, जिसकी SRAM मैंने एक बार लगाई हुई है, उसको कनेक्ट करना है, तो वो थ्रू इस कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद योर डिफरेंट आपके पास इनपुट आउटपुट जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, ये इसके अंदर कोई रैम लगी हुई है, जो FPGA रिसोर्सेज के अंदर रैम है, जिसे हम ब्लॉक रैम बोलते थे, उसको भी कनेक्ट करना है, तो आप थ्रू दिस कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लेटेस्ट जो प्रोसेसर है आपके पास, वो प्रोसेसर कह रहा FPGA की सिस्टम ऑन चिप जो है वो हमारे पास Zen की 700 सीरीज 7000 सीरीज है, ये है। ठीक है, इससे भी लेटेस्ट आ चुके हैं, लेकिन ये वाला लेटेस्ट किट है, जिसमें आपके पास जो है वो प्रोसेसर भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें अब क्लियर नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पे आपके पास 2 कोर्स लगे होंगे। ठीक है, तो प्रोसेसर अलग लगा हुआ है, और ये प्रोग्रामेबल लॉजिक जो है PL वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो आपका वेरीलॉग का कोड सारे यहाँ पे आएगा, बाकी सारी चीज़ें सॉफ्ट जो आपने कनेक्ट करनी है वो इसके थ्रू। बाकी ये इंटरफेस है, ठीक है, इसमें आपके पास SPI इंटरफेस है, कैन है, UART है। ठीक है, ये वायर से अगर किसी चीज़ को मैंने कनेक्ट करना है तो उसकी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, डिफरेंट उसके थ्रू आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर डिवाइस हर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, मैंने एक डिवाइस कनेक्ट करनी है इस FPGA के साथ, तो मे बी वो SPI इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट होता है, फिर मुझे उसको इसके SPI इंटरफेस के थ्रू जो है वो प्रोग्राम करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। अच्छा, SoC डिज़ाइन फ्लो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी लास्ट टाइम मेरे ख्याल में करवा चुका हूँ। इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन हमें दी जाती है कि ये मैंने सिस्टम है, में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इतने बिट की इनपुट हो, इतने आउट हो, और जिस तरह फ़िल्टर की मैंने आपको दी थी, ठीक है, इनपुट दे दी, आउटपुट दे दी, और मैंने कहा जी टैब्स इतने के होने चाहिए, इतने टैब्स होने चाहिए, तो मुझे FIR फ़िल्टर जो है वो बना देना है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन कौन से एल्गोरिदम या फंक्शन से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आएंगे कम से कम। ठीक है, जैसे कि मैंने FIR फ़िल्टर बनाया है, तो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, और मैं एक इसके बगैर भी बना सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, उसमें फिर आपने चूज़ करना होता है सिंपलेस्ट वन जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आप फिर वो इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद उसका सॉफ्ट रेफरेंस, जैसे कि सी में मैंने कहा दिया एक गोल्डन रेफरेंस मॉडल बनाएंगे आप, उससे फिर कंपेयर करेंगे कि आउटपुट उसकी वैसी आ रही है या नहीं आ रही है। और ये परफॉर्मेंस और प्रेडिक्शन के लिए होती है हमारे, कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, या जो आउटपुट है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह हार्डवेयर जो होती है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम मॉडल इनटू फिक्स पॉइंट, पहले हमें फिक्स पॉइंट में जाना पड़ता है, फिर डिज़ाइन स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं कि हमारे पास जो कितने एडर यूज़ हो रहे हैं, कितने मल्टीप्लायर यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद उसकी फिर प्रेडिक्शन शुरू होती है हमारे पास, और फिर हम लोग जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं।
ठीक है, जिसमें वेरिफिकेशन और प्रोटोटाइपिंग जो है सारा कुछ आता है। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं FPGA में, जो क्लास में या लैब में आप लोगों ने किया। क्या ये हम RTL लेवल जो है एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, बिहेवियरल मॉडलिंग में हम कोड सारा लिखते हैं, फिर उसका टेस्ट बेंच बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट बेंच बनाने के बाद उसकी बिहेवियरल सिमुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो सिमुलेशन चेक की वो बिहेवियरल सिमुलेशन थी। उसके बाद उसको सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज मीन्स उसको हार्डवेयर में कन्वर्ट करते हैं। हार्डवेयर में कन्वर्ट करने के बाद वो ट्रांसलेट होता है, यानी कि कितने LUTs लगे हैं और कितने मल्टीप्लायर्स यूज़ हुए हैं हमारे पास, तो वो चीज़ देखता है। उसके बाद वो मैप करता है उस FPGA पे जो FPGA आपने सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। मैंने स्पार्टन 3 सेलेक्ट किया तो स्पार्टन 3 के लिहाज से कनेक्ट करेगा, उसको मैप करेगा, ठीक है। ट्रांसलेट भी उसी लिहाज से होता है, यानी कि उसको पता होगा ना यार स्पार्टन 3 का है तो उसमें LUT जो है वो 4 इनपुट LUT है, तो वो 4 इनपुट के लिहाज से मैप करेगा। अगर मैं स्पार्टन 6 लेता हूँ तो उसमें 5 इनपुट LUT है, तो वो 5 के लिहाज से उसको कन्वर्ट करेगा। तो फिर उसके बाद प्लेसिंग राउटिंग और पोस्ट टाइमिंग सिमुलेशन, पोस्ट राउटिंग एंड सिमुलेशन होती है और टाइमिंग सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। इस तक शायद ये आप लोगों ने ना किया है। ये बेसिकली इसमें जो है वो प्लेसिंग के बाद हम टाइमिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। आपके FPGA पे रिसोर्सेज चले गए, उसके बाद टाइमिंग देखनी है, और उसमें फर्क आता है। कैसे आता है? उसमें डिफरेंट स्लाइस में रखना है। अब एक इधर स्लाइस पड़ा हुआ था उसमें रख दिया, एक कहीं दूर पड़ा था स्लाइस उसमें रखा, अब इन दोनों के दरमियान टाइमिंग डिफरेंस आएगा, ठीक है। वो टाइमिंग डिफरेंस आपके सिमुलेशन टाइमिंग सिमुलेशन में चलेगा। अगर वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि आपको वेरिएबल नहीं है, आपकी आउटपुट ख़राब हो रही है, तो फिर आप कोई पाइपलाइनिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप उस प्रोसेस को तोड़ के करा दें, मतलब 4 पार्ट्स में करा देते हो, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग हमने कहा ये काम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बिट स्ट्रीम जनरेशन होती है। बिट स्ट्रीम जनरेशन क्या है जी? FPGA में आप सारा कोड जब लिख चुके होते हो, जैसे में राउटिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद इसकी फाइल जनरेट होती है, जिस तरह एम्बेडेड में टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है आपके पास, यहाँ पे एक बिट स्ट्रीम फाइल जनरेट होती है, और वो ये कोर जन जो है ये कर दिया था हार्डवेयर ट्राई किया था। हाँ जी, डॉट बिट वाली फाइल होती है, वो एक कोर जन बनाता है, ठीक है। उसी की सारी जो आपने कोड लिखा उसकी तमाम जो है एक बिट फाइल, और बिट फाइल जो है फिर इम्पैक्ट के थ्रू आपके FPGA पे बन, ठीक है। तो लास्ट में जो स्टेप करना होता है वो ये इम्पैक्ट वाला जो है ये किया होगा, तो ये जो है वो आप जो है काम कर रहे थे। अच्छा, अब ये स्लाइड जो एक इम्पॉर्टेंट है, पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। इसमें जो है अब देखिए हमारा जो काम, ये पूरी स्लाइड सेट जो है ये आपको बताया गया, एक तो एडवांस टेक्निक्स, दूसरा अपना काम किस तरह करना है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द, टाइम देखिए ना, टाइम ही सब कुछ है, तो हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। उसके लिए हमें कम से कम टाइम डेवलपमेंट में खर्च करना है, ठीक है। जितना जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगी उतनी जल्दी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तो ये उस जो कोडिंग का टाइम है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये आपके पास एक RTL एंट्री ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम करके आ रहे हैं। तो इसमें क्या था अभी, डायरेक्शन कोड लिखेंगे, ठीक है, उसके टाइमिंग सिमुलेशंस करेंगे सारी, उसके बाद कोड के थ्रू आपकी फाइल जनरेट होगी और वो FPGA में इम्पैक्ट के थ्रू आपकी SOC में चली जाएगी, सिस्टम ऑन चिप पे FPGA में इंप्लीमेंट करना। दूसरा हमारे पास जो है वो ऑप्शन है प्रोसेसर IP बेस्ड एंट्री, ठीक है। ये वही एंट्री है जिसमें आपने बेसिकली पहले से IPs बनी हुई है, आपने सारे उन IPs को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये Xilinx में काम नहीं हो रहा,
अब हम Xilinx से मिलकर आगे एक और है Xilinx प्लेटफॉर्म स्टूडियो SPS के नाम से है। ठीक है, तो हम Xilinx प्लेटफॉर्म स्टूडियो में चले गए, वहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप मेरा अगर Xilinx इंस्टॉल किया हुआ है तो सर्च में जाके ये लिखना होता है Xilinx प्लेटफॉर्म स्टूडियो, तो ये आपका काम होगा। तो ये यूज होता है फॉर हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर करना है तो Xilinx सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। ठीक है, इसको यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर में जितने काम करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों आप इसके थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्रामिंग तो नहीं, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप और उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप अपना कोड बना सकते हो। ठीक है, तो अगर पहले से आईपीज बनी हुई है उनको डिफरेंट आईपीज को इंटीग्रेट करना है इसमें और एफपीजीए में बनाना है। ठीक है, तो आपका एक जो है प्रोडक्ट बन सकता है। उसके बाद मॉडल बेस्ड एंट्री में आपके पास आ जाता है मैटलैब के सिमुलिंक पे आप बेसिकली डिज़ाइन बनाते हो और ये सिस्टम जनरेटर के थ्रू जो है वो कोड उसका बनता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है ये काम का। और थर्ड वन है सी प्लस बेस। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो कोड लिखते हैं वो विवाडो HLS में लिखते हैं। ठीक है, ये Xilinx का ऑप्शन नहीं है, इसलिए विवाडो को शिफ्ट करना पड़ता है। तो विवाडो वेरस जो है इसमें आप सी में कोड लिखते हो, जो भी आपने जैसे फिल्टर बनाना है तो फिल्टर का आप सी में कोड लिखोगे, उसके बाद उसको डिज़ाइन लेवल सिंथेसिस लेवल आप उसको मॉडलिंग दोगे कि मैंने ये जो काम है, अब ये देखना ये तो एक काम है वो 10 रिसोर्सेज में भी हो सकता है, एक है वो 2 रिसोर्सेज में भी हो सकता है। ठीक है, मैं जो फिल्टर बनाया था, मैं कहूँ जी मैं ये एक एडर और एक मल्टीप्लायर से मैं पूरा फिल्टर बना सकता हूँ, FIR फिल्टर। होगा क्या कि मुझे इंटरमीडिएट वैल्यू सेव करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू आई, मल्टीप्लाई हुई कोएफिशिएंट और वो ऐड होके एक रिजल्ट बन गया। पहली दफा तो वो 0 के साथ ऐड हो गई तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया। सेकंड टाइम आई, इनपुट आई, कोएफिशिएंट चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुई, वो पुरानी वैल्यू जो ऐड होकर अंदर रखी थी उसके साथ दोबारा एक वैल्यू ऐड होके दोबारा ऐड। ठीक है, इसी तरह ये करते करते एक मल्टीप्लायर एक एडर के साथ जो मैं पूरा FIR फिल्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज को आपने मैनेज करना होता है कि आपने जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसमें क्या था, इकट्ठे मल्टीप्लाई होते थे, ऐड होके एक ही साइकिल में सारा रिजल्ट मिलता था। इसमें आप 20 टैब है तो 20 कम से कम क्लॉक्स चाहिए। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 क्लॉक्स चाहिए, उसके बाद आप रिजल्ट मिलेगा। तो हमें फिर इसमें बताना पड़ता है जो सी कोड हमने लिखा वो 20 मल्टीप्लायर्स और एडर को यूज करते हुए बना सकता है। उसको फिर हमें स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, नहीं मेरे पास हार्डवेयर जो है वो एक मल्टीप्लायर है और एक एडर है, इसी में तुमने काम करना, तो फिर वो उस लिहाज से कोड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको दोबारा यहाँ पे हम Xilinx में लिखते हैं और Xilinx में ही ये फिर कोरजिन और इम्पैक्ट के थ्रू एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमें Xilinx का कोड मिल जाता है। ठीक है, सी में लिखेंगे, Xilinx का कोड मिलता है। फायदा क्या हुआ है इस चीज़ का कि हमें डिटेल में नहीं जाना पड़ा उस चीज़ को, हमने सी के थ्रू ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे जो वेरिलॉग अगर हम पढ़ रहे हैं ये इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ, ये उनके लिए है जिनको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो खाली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। जिस तरह मैं कहूँ कि असेंबली लैंग्वेज में भी कोड लिख सकते हैं और सी में भी लिख सकते हैं। तो जब सी में लिख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज की क्या जरूरत है, असेंबली में प्रिसाइज हो जाता है कोड आपका, टाइम जो है वो कम से कम आप जो है वो ज़ाया होता है उसमें, मतलब एग्जीक्यूशन में टाइम कम से कम ज़ाया होता है, बनाने में तो ज़्यादा टाइम ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह ये भी है कि आप डिज़ाइनर एंट्री जो है ये एक उस बंदे के लिए तो ठीक है जिसको हार्डवेयर का पता नहीं है और उसने एक प्रोडक्ट बनाना है जहाँ पे टाइमिंग कंस्ट्रेंट इतने ज़्यादा नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर कंस्ट्रेंट इतने ज़्यादा नहीं है,
उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसने हार्डवेयर कंस्ट्रेंट की तरफ आ गया तो फिर आपको वेरिलॉग की तरफ जाना है। अच्छा जी ठीक है, वो इसी के बारे में बता रहे हैं कि आपके पास आगे भी डिटेल में, ठीक है। तो ये वही बता रहा है XPS जो है Xilinx प्लेटफॉर्म स्टूडियो, ये हार्डवेयर के थ्रू और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दोनों हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर डिज़ाइन भी आएगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी आएगा, और फिर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिमुलेशन भी कर सकते हैं इसमें, और डिबगिंग भी कर सकते हैं। डिबगिंग मीन्स कि जब हार्डवेयर पे चला जाएगा उसके बाद हमने इसमें कुछ एरर्स या चीज़ें रिमूव करनी है तो हम करके दोबारा XPS से देख सकते हैं कि ये एडवांस टूल्स हैं मेरे XPS में। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें हमारे पास, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, SDK, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर साइड भी है और हार्डवेयर साइड भी है, ठीक है। तो हार्ड सॉफ्टवेयर के अपने एक डाटा फ्लो डायग्राम होगी, डाटा फ्लो हो रहा होगा कि मैंने कोड लिखा सी में, फिर कंपाइल किया, फिर ओपन ऑब्जेक्ट फाइल बनी उसकी, और फिर लिंक फाइल बनी, और लाइब्रेरी अगर मैंने कोई इंक्लूड कराई है तो वो इसमें इंक्लूड होंगी, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वहाँ पर। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बाकी Xilinx में जाएगी, और Xilinx उसकी बिट फाइल बनाएगा, और वो बिट फाइल लोड होगी हमारे हार्डवेयर, ठीक है। इस तरह सॉफ्टवेयर पे भी आप जाके जिस तरह हम लोग Xilinx में करते आ रहे हैं, सॉरी हार्डवेयर पे जाके आप जो है Xilinx में कोड लिखेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, उसके बाद उसकी IP अगर हमने कोई यूज़ करनी है तो वो यूज़ होगी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी एंड सो ऑन। उसको भी इसी तरह हम बिट फाइल में बना के उसको आगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा एम्बेडेड डेवलपमेंट किट वाला, ये जहाँ पे हम IP बेस्ड एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास ये अब वही IP बेस्ड का बता रहा है कि इसमें हम बेसिकली ये Xilinx प्लेटफॉर्म स्टूडियो पे काम करेंगे या Xilinx सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पे काम करेंगे। तो हार्डवेयर पार्ट इस पे होगा, सॉफ्टवेयर पार्ट इस पे होगा। अच्छा, मॉडल बेस्ड एंट्री में अभी मैंने बताया कि आपके पास जो है वो सिमिलिंक, मैटलैब की लाइब्रेरी सिमिलिंक में हम ब्लॉक्स के थ्रू जो है वो करेंगे, और ये कोड जन जो है, कोड जनरेटर, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग वेरीलॉग कोड, ठीक है। और भी इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, इससे इसमें जो है मोस्टली DSP रिलेटेड ही एल्गोरिदम्स आप कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेशन है इसकी। तो इसका एक और फ़ायदा होता है कि आप सिस्टम इन लूप सिस्टम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैंने एक इनपुट दी और मैंने FDA टूल से कोफिशिएंट्स बना के फिल्टर को इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं उसकी आउटपुट चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम कोड दिन से एक FPGA को इसके लूप पे रख के हम उससे आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। अब होगा क्या कि मैटलैब की आउटपुट और ये जो आउटपुट आ रही होगी यहाँ से, ये FPGA में से होके आ रही होगी, ठीक है। ये इनपुट FPGA में जाएगी, FPGA आपके PC के साथ कनेक्ट होगी, FPGA में इनपुट जाएगी, जो भी एग्जीक्यूशन होने के बाद वो आउटपुट यहाँ पे देगा, और वो आपको यहाँ पे स्कोप में नजर आ रहा है। इन दोनों का कंपैरिजन करके हम आउटपुट देख सकते हैं कि जो मैंने FDA टूल से FIR फिल्टर बनाया और फिर बाकी इम्प्लीमेंट किया, ये और मेरा FPGA से जो होके गया रिजल्ट, ये दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, सेम टाइम सेम इनपुट का, तो वो सेम आउटपुट दे रहे हैं, सेम आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम जो है सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्डवेयर इन द लूप। अब हार्डवेयर भी आ गया, ये जो आया है, और ये किसमें होता है, ये आपने सिमुलेंट में ये टूल उपयोग करना पड़ता है। इसका आप बताते हैं कौन सी किट लगेगी आपको, अपनी जो किट है वो कौन सी है, इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगी। डबल क्लिक करोगे इस तरह की विंडो खुल जाती है, ठीक है। उस विंडो में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है ये टूल है, ये वाला आपके पास
किट है, उसमें ये वाली चिप लगी हुई है, वही सारी जो स्पेसिफिकेशन आप Xilinx में मिलेगी। ठीक है, ये वही आ गया। इसके बाद सी बेसिकली वही मैंने जो बताया कि हम जो है हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं, उससे हम सॉफ्टवेयर पहले पार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने SOS फिल्टर इम्प्लीमेंट किया, और हार्डवेयर पार्ट करके आप एक RTL लिख के हार्डवेयर पार्ट बना। तो अब इस प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, बायपास करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है वैलिडेट करने के बाद HLS के थ्रू गुजार के डायरेक्ट RTL इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है और ये आपके पास प्रोग्रामेबल लॉजिक है या CLBs है, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर पार्ट आपके पास होता है। तो आप सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हो, हार्डवेयर पे भी काम कर सकते हो। अगर हार्डवेयर बनाना है उसी सॉफ्टवेयर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये वाला जो कोड है वेरीफाई होने के बाद आप HLS करोगे, HLS उसका जो है एक RTL कोड बनाया, ठीक है। तो ये RTL कोड आपने खुद बनाया, ये HLS में बनाया, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट आप जो है वो हार्डवेयर में बनाओ या हर पार्ट आप सॉफ्टवेयर में बनाओ, और सॉफ्टवेयर से बनाओ। आप कुछ पार्ट खुद बनाते हो, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है, और कुछ खाली सॉफ्टवेयर में रहेंगे, ठीक है। हर चीज़ आपकी हार्डवेयर में जो स्लो प्रोसेस, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैंने कम रिसोर्सेज में वो काम करना है। जैसे कि आपने मल्टीप्लायर देखा था, अगर वो जो मल्टीप्लायर, अगर मैं वो 4/2 का मल्टीप्लायर जो मैं बना रहा था, उसमें कितने लॉजिक ब्लॉक्स यूज हो रहे थे, 4, ठीक है। एक जो हमने देखा उसी तरह के नीचे 3 और यूज होंगे, ठीक है। हमने वो एक इनपुट यूज बनाया A0 B1 A1 एंड B0, खाली इसी के लिए वो बनाया था, वो जो पूरी डायग्राम उस तरह के 4 यूज होंगे, क्योंकि वो 4 हमारे पास वैल्यूज आएंगे, 4 या 5 जो, तो हमारे पास क्या होगा, कोड ज़्यादा होता जा रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन मैं सॉफ्ट कोर के थ्रू करूँगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करूँगा, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए हम कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाते हैं, कुछ पार्ट हार्डवेयर के थ्रू कराते हैं, जहाँ पे हमें टाइम कम चाहिए होता है, कम टाइम में काम करना है, हार्डवेयर के थ्रू डेडिकेटेड हो गया तो वो काम करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें टाइम के इतना कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं, दोनों आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। इसकी इनपुट, इसकी आउटपुट इसके पास जा सकती है, वो उस पर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो HLS का ये फायदा होता है कि हम लोग C में लिख के डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन है, डाटा टाइप्स इंटरफेसिंग बतानी होती है, लूप एंड फंक्शन पाइपलाइनिंग इसके थ्रू हो जाती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहीं तक हमारा कोर्स है, ठीक है, स्लाइड 22 तक। ये भी है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि सी में एल्गोरिथम लिखा, सिंथेसाइज डायरेक्टिव कि मैंने एक हार्डवेयर, एक एडर है और एक मल्टीप्लायर है, इसी में एक बना, तो वो HLS का काम है कि वो एक एडर और एक मल्टीप्लायर में सारा काम करके देगा, उसका वो कोड बनाएगा RTL लेवल कोड, और वो आप फिर वही IP बनेगी और देन वो आपका FPGA में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वो कोर्स है, ठीक है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो नहीं, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं कोशिश करूँगा क्विज के सोल्यूशन करवा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें हार्डवेयर पार्ट में आप लोगों के बहुत वीक है, ठीक है। आपको कोड दिया जाए उससे आपसे हार्डवेयर नहीं बनता उसका, तो उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में जो क्विज है उससे रिलेटेड वो करता हूँ। सर जो हमारा फाइनल थ्योरी का पार्ट 2 तो बस एक से मार्क्स हो गए, पैटर्न बता दें।
पैटर्न यार तुम लोगों ने वो देखा नहीं है ना, आउटलाइन। वो आउटलाइन जो सबसे पहले मैंने भेजी थी, उस आउटलाइन में सब लिखा हुआ है कि क्या फॉर्म इसका है, कितने नंबर की क्या चीज़ है फाइनल में। टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं, हर सीएलओ से एक क्वेश्चन है। सीएलओ क्वेश्चन 1 जो है वो कोडिंग है, 10 नंबर, एक ही क्वेश्चन है उसको कोडिंग। क्वेश्चन 2 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। और ये एनालाइज का है, ये है 10 नंबर। ठीक है, कोड लिखा होगा, उसको एनालाइज करके जो भी काम करते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेना उसको लिखा होता है कैसा। क्वेश्चन 3 जो है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो स्लाइड पड़ी है ये प्लस रिसोर्सेज वाली और उससे पहले जो एक स्लाइड है। ठीक है, तो ये एफपीजीए के रिसोर्सेज से रिलेटेड स्लाइड है। इसके हैं टोटल 20 मार्क्स। ये कितने रहेगा? 10 रहेगी। 10 मार्क्स का। और ये रिलेटेड है डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक है, पाइपलाइनिंग प्लस वो आपका टूल्स कॉम्प्लीमेंट वाली स्लाइड प्लस स्लाइड नंबर 1 जो सबसे पहले पढ़ी थी वो 10 नंबर है। तो एनालाइज में मतलब हमने हार्डवेयर मतलब जो सर्किट कोड जो गिवन होता है हाँ, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये भी हो सकता है आपको वेवफॉर्म बनानी हो सकता है आपको एएसएम चार्ट बनाना हो सकता है, आपको स्टेट डायग्राम बनानी हो, कोड गिवन होगा, उससे जो भी पॉसिबिलिटीज है। ये गौर से पढ़ना है क्वेश्चन तो 10 यही आपका एडिशन वो सिलेबस जो हमारा आ रहा है वो सारा मिड्स एलेक्स एंड स्टैंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि निकाला जा सके। देखो मिड से पहले वही चीजें हैं जो मिड के बाद यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर मिड से पहले वाला मैं कहूँ तो छोड़ दो, वो तो मिड के बाद सारा वही है। तो पाइपलाइनिंग आ रहा है, ये नहीं है पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग है ये मिड से पहले है। टूल्स कॉम्प्लीमेंट वाला भी है, वो भी मिड से पहले है। मिड से पहले 20% है आपका, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, मिड से पहले बाकी एफएसएम और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन 4 का ज़्यादा मिड से पहले देखा। हाँ, क्वेश्चन 4 मिड से डिज़ाइन डेवलपमेंट वाला। ठीक है जी, और कोई चीज़ नो सर। कल वाली क्लास में आप मिले क्योंकि क्विज आप लोगों के सही नहीं है। टीम्स में समझ ही नहीं आएगा।